नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विकास भवन कार्यालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में दिशा समिति अंतर्गत सामूहिक कार्यक्रमों एवं योजना की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, साथ ही लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गोठान और रीपा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सी मार्केट की स्थापना की गई है। रोजगार बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय दिशा समिति की समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन तथा केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने विशुद्ध रूप से राजनीति में आने का निर्णय ले लिया है और हमर राज पार्टी का गठन करके उसे भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत भी करा लिया है। पूर्व कांग्रेसी और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम की अगुवाई में इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अकबर राम, जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं, उनके साथ 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर हमर राज पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहां हम आपको बता दें कि 32 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है और कुछ सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभाव डाल सकते हैं। एपीएन से खास चर्चा पर संरक्षक अरविंद नेता और प्रदेश अध्यक्ष अकबर ने कहा कि आदिवासी वर्ग को सिर्फ वोट बैंक माना गया है। 23 वर्षों के छत्तीसगढ़ के शासन काल में आदिवासी वर्ग को सिर्फ छलने का काम बीजेपी और कांग्रेस ने किया। इसलिए हमें राजनीति करनी पड़ रही है ताकि हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। आज जल, जंगल, जमीन का सच्चा हितैषी आदिवासी वर्ग को उससे बेदखल किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार कानून लागू करने की बात करती है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत को समुचित अधिकार दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की उचित व्यवस्था की गई है, जिससे कि आदिवासी जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रहता है उसे अपना अधिकार मिल पाए और हमारी लड़ाई अपने हितों को संरक्षित करने की है। और निश्चित तौर पर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। गठबंधन पर उन्होंने कहा कि हमसे कई लोगों ने गठबंधन की बात कही है, लेकिन हमारी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने लोगों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमारे दखल सरकार पर होगा। आगे समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि ये तो स्थिति बताएगी कि हमें समर्थन देना है या नहीं, लेकिन 150 वर्षों से आदिवासी वर्ग को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छला जा रहा है उसके लिए ये पार्टी बनाई गई है। उधर BSPCL NHAI PIU ऑफिस रायपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य साफ सफाई कर वातावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लिया जा रहा है। टोल प्लाजा के सभी अधिकारी कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। टोल मैनेजर शिशु प्रसाद ने टोल से गुजरने वाले वाहनों को स्वच्छता के बारे में जानकारी और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की है। वृंदावन धाम के पीठाधीश रितेश्वर महाराज 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास के दूसरे दिन पत्रकारों से चर्चा करते हुए समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैकाल की शिक्षा प्रणाली भारत में बंद करनी पड़ेगी और इसके लिए देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बेरोजगार तैयार कर रही है, जबकि हमारे सनातन गुरुकुल परंपरा विद्वान
नौजवानों को तैयार करते थे। लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। अगर राम राज्य बनाना है तो निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य और उच्च मानसिकता के साथ लोगों को जीना पड़ेगा, तभी राम राज्य आएगा, किसी भी सरकार का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार चलाती है और चुनकर लोगों को भेजती है। जो निर्णय संसद से होते हैं ये देश के हित में होने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए। रितेश्वर महाराज ने आगे कहा कि धर्म की छोटी बहन राजनीति है, इसलिए धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन एक भाव है, ये किसी जाति प्रथा के लिए अपनी बोल नहीं बोलना, हम सबकी जय हो बोलते हैं और सनातन की रक्षा करना सभी लोगों का दायित्व है। आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ सहायता की जरूरत है और जब सभी वर्ग एक साथ संपन्न होकर खड़े नहीं हो जाते तब तक सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। उधर रायपुर के जरवाई ग्राम के गौठान में गायों की मृत्यु का मामला सामने आने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में बीजेपी नेताओं के एक दल ने गौठान पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि वहां 6 गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। बीजेपी नेताओं ने स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा के बाद पाया कि गौठान में गायों को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहां लाए जाने के बाद मवेशी अव्यवस्था का शिकार होकर बीमार पड़ जाते हैं। गोवंश की मृत्यु के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर गोहत्या का पाप लग चुका है। ये घटना दुखद होने के साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। गौठान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश भर में विज्ञापन किया। हमारे पार्षद ने 4 महीने पहले शिकायत की थी कि गौठान में चारे और पानी की व्यवस्था नहीं है। इस गौठान में 6 गाय मर गई। कांग्रेस का पूर्व पार्षद संदीप साहू इस गौठान का ठेकेदार है। उन्होंने गौ माता के नाम पर शासकीय योजना की दुर्गति करके उसे धंधा बना दिया। 250 जानवरों को रखने के लिए, चारा पानी देने के लिए शासन से मिलने वाले पैसों को अपना चारा बना लिया। उधर CGPSC घोटाले में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस दौरान जांच की मांग करती रही है। इसी कड़ी में आज पार्टी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही थी। सुनियोजित प्रदर्शन के दौरान बूढ़ा तालाब से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रही आप कार्यकर्ता को शाला मैदान के पास स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। आप प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने कहा कि CGPSC की साख के लिए CBI जांच जरूरी है। छात्र हित में हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता सूरज कुमार उपाध्याय ने कहा कि छात्र हित के समर्थन में प्रदेश भर के आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इन दिनों प्रदेश के समस्त परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आने से युवाओं में निराशा का भाव है। परीक्षा नियंत्रक एजेंसियां प्रदेश के युवाओं का भरोसा खो रही हैं। प्रदेश में चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ये सभी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन ही साबित हो रही हैं। परीक्षा एजेंसियों की इस कार्यशैली से प्रदेश के युवा हताश हैं। वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने छात्र हित के संघर्ष को बताते हुए कहा कि CGPSC भ्रष्टाचार के खिलाफ मई में पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इसी महीने में 21 मई को पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काले झंडे दिखाने के मामले में आप कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई थी। न्याय और सम्मान की लड़ाई में आगे भी प्रदेश के युवाओं को आपका समर्थन जारी रहेगा। उधर सूरजपुर के खोड़ गांव स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के कन्या आश्रम में निरीक्षण के लिए पहुंचे विभाग की सहायक आयुक्त को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
जहां नाराज ग्रामीणों ने सहायक आयुक्त को लगभग 2 घंटे तक मौके से जाने नहीं दिया। वहीं बंधक बनाने जैसे हालात बने रहे। जानकारी के अनुसार कन्या आश्रम के एक छात्रा को इलाज अभाव में सिर में घाव बन गया था। देखभाल के अभाव के कारण ग्रामीण आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं निरीक्षण के लिए पहुंचे सहायक आयुक्त विश्वनाथ रेड्डी के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया जा रहा था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसकी जानकारी एसडीएम को मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर इस दौरान जांच कर अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। महिला आरक्षण बिल को लॉलीपॉप बताकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस ने रांची में मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी लॉन्च किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर बीजेपी सिर्फ छलने का काम कर रही है। बीजेपी का काम सिर्फ नारा देना है। वहीं कांग्रेस ने शुरू से ही नारी शक्ति को सम्मान देने का कार्य किया है। कांग्रेस ने सरोजिनी नायडू को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्रदान किया। आजादी के बाद बनी पहली केंद्रीय कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर को शामिल कराया। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी को पहली महिला मुख्यमंत्री बनाने का इस दौरान कार्य किया। इतना ही नहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति और मीरा कुमार को लोकसभा में पहली महिला स्पीकर का गौरव प्रदान किया। सेलिब्रेशन हॉल में कांग्रेस महिला मैत्री महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम को लॉन्च किया। साथ ही महिलाओं को गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार के झूठ को उजागर करने के लिए कहा। पांडे ने कहा कि 2010 में ही कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाया था। इधर केंद्र सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण का बिल लाकर महिलाओं को छलने का इस दौरान प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करेगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसूजा ने कहा कि अगर अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी की जयंती के दिन तक चलेगा। इस स्वच्छता पखवाड़े में बोकारो में विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता के प्रति अपना योगदान दिया गया। बोकारो के अयप्पा पब्लिक स्कूल में बच्चे और स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी इस स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में जुटकर स्कूल परिसर सहित आसपास की जगह को झाड़ू लगाकर साफ किया। साथ ही वातावरण प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए पेड़ भी लगाए गए। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि स्वच्छता अभियान से न केवल बीमारी से मुक्ति मिलती है बल्कि वातावरण भी शुद्ध रहता है। हमारे स्कूल के शिक्षक, जो आपका टीचिंग, नॉन टीचिंग, सपोर्टिंग स्टाफ, ये सब लोग प्लस हमारे जो बच्चे हैं, आज इस कार्यक्रम में जोरदार से हिस्सा लिए। बगल में गांव है बगीचा तोली करके, वहाँ का भी आप देख रहे हैं, वहाँ का लोग भी जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं ये दृश्य देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस सदी में ये सब करना बहुत बड़ी बात है और टाइम और समय के साथ आगे जाते वक्त भी हम लोग ये सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और हमारा स्कूल भी हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी उसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि मैं जैसे और भी जितने लोग हैं वो सब इस स्वच्छता में अपना योगदान दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को ये स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा भारत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बन जाए और हमारा भारत महान बने। जर्जर हो चुकी है। यही कारण है कि बोकारो स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मी और उनके परिवार वाले डर के साए में इन आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं। ताजा मामला सेक्टर 8A में सामने आया है, जहां बोकारो स्टील के कर्मी परशुराम कुमार के आवास संख्या 2443 में ऊपर से 2 तल्ले के बालकनी का छज्जा भरभराकर उनके आउट हाउस स्थित
कमरे में गिर गया। इस हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि ये घटना रात को नहीं हुई, क्योंकि जिस जगह पर मलबा गिरा है वहां घर वाले रात में सोने का भी काम करते हैं, लेकिन नुकसान इस दौरान लाखों का हुआ है। घर वालों का कहना है कि महज कुछ सेकंड पहले मौके पर मौजूद एक छोटा बच्चा उस जगह से हटा था। बच्चे के हटने के बाद ही ये छज्जा गिर गया। आज सुबह ही 8 बजे यह घटना घटी। छत से मतलब कि बिल्डिंग नीचे गिर गया। हमारा बालकोनी 2018 से ही कंप्लेन किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस पर कोई BSL वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग कितना बार ही कंप्लेन किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत डरे हुए हैं। दिन रात हम लोग को नींद नहीं आता, हम सो नहीं पाते। अपने बच्चे लोग को, हम लोग को यही रास्ता है जाने आने का। हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारा ये बिल्डिंग को ठीक कराया। इसी के साथ ही रायबरेली में भी स्वच्छता ही सेवा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान हिस्सा लिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक टीम भी मौके पर यहां पर पहुंची हुई थी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कार्यक्रम में मौजूद लोगों को इस दौरान स्वच्छता को लेकर शपथ दिलवा रहे थे। शपथ के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाने और स्वच्छता अपनाने की मंत्री ने इस दौरान अपील की। अयोध्या में सैकड़ों संत प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य राम मंदिर का अवलोकन करने पहुंचे। राम मंदिर में संतों का जमावड़ा हुआ। इस दौरान 300 से अधिक साधु संत राम मंदिर परिसर पहुंचे। जनवरी 2024 में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन किया गया। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरा मंदिर प्रशासन भव्य तैयारियों में जुटा हुआ है। फिरोजाबाद में गोपीराम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल टोंडला का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते दिनों एक महिला ब्लीडिंग को लेकर मोहम्मदाबाद स्थित गोपीराम हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आई थी, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में गलत इलाज होने पर उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। अगले दिन घंटों इंतजार करने के बाद डॉक्टर जब नहीं पहुंचे तो परिजनों ने महिला की स्थिति देखते हुए उसे आगरा ले जाने का निर्णय किया। इस दौरान कई घंटे तक डॉक्टर न आने के कारण परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस को फोन करके इसकी सूचना दी। फिलहाल अभी तक इस मामले में अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। गोपीराम हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक महिला के केस में डॉक्टर की लापरवाही की चीज सामने आई थी, तो इसलिए मेडिकल की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई। जो पेशेंट एडमिट हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इसी हॉस्पिटल में 6-7 दिन पहले एक मामला ऐसे ही और भी आया था, उसमें क्या कार्रवाई होता है? उस पे जांच चल रही है। जांच के बाद जांच का जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई। ये आज शाम को खबर मिली कि गोपीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित चक जो हैं, इनके खिलाफ एक हफ्ता पहले भी एक जो बच्चेदानी निकालने की सूचना मिली थी, उस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टरों द्वारा एक जांच की जा रही थी। लेकिन आज ही जो एक और घटना इन्होंने कर दी, मौका मिलते ही सूचना पे पुलिस टीम यहाँ पहुंची तो डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल से अपने स्टाफ के साथ भाग गए थे। तो मौके पे ही जो आईसीयू था इनके, इसमें करीबन 4 जो मरीज थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो तुरंत सीएमओ साहब को इन्फॉर्म करके मेडिकल टीम बुलाई गई, सबको अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है जो हॉस्पिटल को सील करके आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में 2 अलग अलग समुदायों के युवकों की बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ये हादसा शेरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक समुदाय के 2 युवकों को पकड़कर वो कोतवाली ले गई। जानकारी मिलने के बाद कई लोग मौके पर पहुंचे और पकड़े गए युवकों को छोड़ने की बात कहने लगे। हालांकि इस मौके पर दूसरे समुदाय के लोग भी कोतवाली पहुंच गए, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने कोतवाली गेट पर जमकर धार्मिक नारेबाजी की। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है।
उधर बदायूं के पास कटरी में पुलिस और बाइक चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा, लेकिन तीसरे ने जेब से हथियार निकालकर हमला कर दिया। हथियार के प्रहार से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश को भी पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह की जानकारी होने पर चौकी इंचार्ज दिनेश तिवारी के साथ 4 पुलिसकर्मियों ने कादर चौक पर घेराबंदी की और इस दौरान बदमाशों की ओर से यहां पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हमला करने वाला बदमाश इस दौरान घायल हो गया। राज्य से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।